हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश नॉलेज ड्रॉप्स में। आज के सेशन में हम लोग योजना मैगजीन के मई 2023 के खंड पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। यह जो सेशन है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य महत्वपूर्ण जो भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग स्टैटिक और करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। आप कम से कम 2-3 मिनट एक दो क्वेश्चंस को देखिए। आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1-2 मिनट अपना समय इस पर दीजिए। चलिए, कोई समय वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है किससे रिलेटेड है। थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, उनमें से हमको सही कथन को क्या करना है, चुनना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीपीसीएस या स्टेट एग्जाम्स में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, कि 7वां देश है कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, मिशन सटीक समय परमाणु घड़ियां संचार और नेविगेशन के लिए उच्च संवेदनशीलता युक्त मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। ठीक है, तो दूसरा जो इसका मतलब जो हेल्प मतलब ये मिशन क्यों है, क्योंकि ये जो एटॉमिक वॉच होती हैं, है ना, और जो संचार नेविगेशन के लिए जो सेंसिटिविटी होती है उसके लिए मैग्नेटोमीटर यूज किया जाता है, उसको विकसित करने में मदद करेगा यह मिशन। तो ठीक है, तो ये उसके एप्लीकेशन है। तो जनरली साइंस एंड टेक में जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है वो जितने दिए होते हैं वो सही होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें सही है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन होगा तीसरा, मतलब दोनों ही कथन क्या है इसमें सही है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको तो ध्यान में रखना ही चाहिए। कि अब पहला तो यह है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है तो यह कब शुरू किया गया। यूपीपीसीएस और जो ट्रिपल एससी के एग्जाम उनमें यही पूछता है। तो इसमें जो डेट सहित है वो ध्यान रखना होता है, 19 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या किया गया, शुरू किया गया। फिर दूसरा फैक्ट कि यह किस मंत्रालय के तहत आता है, यह ध्यान रखना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 19 अप्रैल 2023 को क्या किया गया, शुरू किया गया है। अब जब भी क्वांटम मिशन की बात आती है तो क्वांटम कंप्यूटर्स, भाई क्वांटम मिशन यह है तो इसका उद्देश्य एक क्वांटम कंप्यूटर्स भी विकसित करना है। तो जब क्वांटम कंप्यूटर की बात आती है तो एक शब्द बहुत प्रचलित होता है, क्यूबिट्स, है ना। क्यूबिट्स जैसे डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं उनमें बिट्स होता है, बिट्स जो कि 0 या फिर 1 होता है। क्यूबिट्स में भी 0 और 1 ही होता है। बस खास बात यह है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं उनमें जो 0 और 1 है तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं जाते हैं। बस सिंपल यह जानिए कि उसमें 0 और 1 जो है वो एक समय में एक ही होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। लेकिन क्यूबिट्स में क्या होता है कि एक ही स्टेट में 0 और 1 एक साथ दोनों हो सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। यह बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बिट्स से रिलेटेड कि क्वांटम कंप्यूटर की मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर है उनकी बेसिक जो इकाई है या जो जिसमें वो वर्क करते हैं वो क्या है, बिट्स है, 0 1। तो क्यूबिट्स भी आ सकता है, क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला इसमें एक यहाँ पे जो मैग्नेटोमीटर था, मैग्नेटोमीटर क्या होता है, मैग्नेटोमीटर जो है एक उपकरण है जिससे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अब एक फैक्ट और आपको बता देता हूं उसमें कि राष्ट्रीय जो क्वांटम मिशन है इसमें जो है 4 थीमेटिक हब्स हैं, है ना, जिनको 4 टी हब कहते हैं। ठीक है ना, 4 टी हब। तो यह ध्यान में रखना है, अगर कभी आ जाए कि कितने टी हब है या थीमेटिक हब है तो 4 टी हब है। इसमें क्या करेंगे, ये जो टी हब है इसमें चारों सुन लीजिए। पहला है कि क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा टी हब है क्वांटम कम्युनिकेशन, तीसरा है क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, चौथा है क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। ठीक है, तो ये क्वांटम कंप्यूटर
मिशन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट एक क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 5 से 6 क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए आगे के लिए। इसकी थोड़ा व्याख्या देखते हैं क्या है। अब देखिए इसमें 2023, अब मैंने आपको बताया ना कि अप्रैल 2023 में शुरू किया गया है मिशन, तो 2023 से 2031 के लिए नियोजित किया गया है यह मिशन। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और इसके पैमाने को बढ़ाना है। ठीक है, 7वां देश है, यह दिया ही था उसमें, तो यह सही था इसीलिए। तो 6 और देश कौन से हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, दे सकता है कि कौन मतलब है समर्पित क्वांटम मिशन कार्यान्वित करने वाले में से। तो अमेरिका है, ऑस्ट्रिया है, 2 अमेरिका ऑस्ट्रिया हो गया, फिनलैंड फ्रांस हो गया, कनाडा और चीन हो गया, और उसके साथ 7वां हमारा प्यारा भारत हो गया। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, और भी सारे दिए हुए आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसके बाद सबसे पहले ये पढ़ा कीजिए कि क्या किसके बारे में है, और यहाँ देखा कीजिए कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। फिर उसके बाद दूसरे 2 स्टेटमेंट को पढ़िए, तो क्या पूछ रहा है, कौन से कथन सही है। तो ठीक है, देखते हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट है कि PSLV को मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं, भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षाओं और निम्न पृथ्वी कक्षाओं में पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जो बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, जैसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, या लो अर्थ ऑर्बिट है, उसमें पहुंचाने के लिए किया गया है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, PSLV को इसीलिए डिजाइन किया गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तरल प्रणोदक द्वारा संचालित पहला चरण, तरल प्रणोदक द्वारा संचालित, यहाँ देखिए ये है, तरल प्रणोदक द्वारा संचालित पहला चरण अंतरिक्ष में आरोहण जारी रखता है। तो यहाँ पे तरल ध्यान देने वाला है, किसमें, पहले ये कह रहा है कि पहला जो स्टेज है उसमें लिक्विड फ्यूल का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले स्टेज में कौन से फ्यूल का प्रयोग होता है, सॉलिड फ्यूल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कथन 1 बस सही है, तो उसके कारण जो है पहला स्टेटमेंट क्या है सही है, तो केवल 1 इसमें सही होगा। अब PSLV से रिलेटेड कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। जैसे पहला PSLV का जो फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, अक्टूबर 1994 में हुआ था। ठीक है, अब कुछ जो मिशन है, बहुत महत्वपूर्ण मिशन जो PSLV द्वारा लॉन्च किए गए हैं सफलतापूर्वक, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा PSLV के थ्रू लॉन्च किया गया। उसमें सबसे पहला है चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया। फिर है मॉम, है ना, अभी एक एग्जाम हुआ था APS का, उसमें मॉम का फुल फॉर्म पूछे थे, हालांकि उसमें फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, तभी पूछा था। तो इसका क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन फुल फॉर्म है। यह कब छोड़ा गया, 2013 में छोड़ा गया, और यह पहला इंटर प्लेनेटरी मिशन था भारत का। तो यह भी ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इंटर प्लेनेटरी मिशन भारत का कौन सा है, मार्स के लिए जो मिशन भेजा गया मॉम। दूसरा एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट जो है वह कब भेजा, एस्ट्रोसैट जो है फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, किसकी, भारत की, यह भी PSLV के थ्रू भेजा गया। और अभी जो हाल ही में आदित्य L1 भेजा गया है ना, आदित्य L1 भेजा गया है, यह भी PSLV के थ्रू ही भेजा गया है, और पहला सोलर मिशन है भारत का। तो कितने इंपॉर्टेंट मिशन जो है PSLV के थ्रू जो है भेजे गए हैं। ठीक है, अब इसमें एक फैक्ट और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह जो PSLV है यह 3rd जनरेशन का है, 3rd जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है, और इसमें टोटल 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, टोटल 4 स्टेज, यह भी पूछा जाता है कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज। पहला स्टेज सॉलिड होता है, फिर दूसरा जो है लिक्विड रॉकेट इंजन होता है, फिर जो तीसरा स्टेज होता है वह फिर से सॉलिड रॉकेट जो मोटर होता है उसका प्रयोग होता है, और फिर जो 4th होता है उसमें लिक्विड इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो 3rd जनरेशन का है, 4 स्टेज हैं, सॉलिड लिक्विड, ध्यान में रखना है ये चीजें। ठीक है ना, अब चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। तो ये
ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर, आपको मतलब कोई क्वेश्चन पढ़िए तो उसके जो स्टैटिक पोर्शन है उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो करंट से ही रिलेटेड स्टैटिक में भी पूछे जाते हैं, जो कि करंट बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है, और जो इन्वायरमेंट है, इन सब पे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। इसकी व्याख्या थोड़ा देखते हैं। तो यही है, बाकी और चीजें मैं बता दिया हूँ। उसमें यही है कि ठोस रॉकेट मोटर द्वारा संचालित पहला लिफ्ट ऑफ के लिए है, ठीक है, ये वाला, कि मतलब पहला जो स्टेज है वो ठोस होता है, वहां लिक्विड दिया था इसीलिए वो गलत हो गया। इसमें एक फैक्ट और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट आपको दिया था ना, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि सन के पास कोई ऑर्बिट होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी से लगभग 600 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पे यह ऑर्बिट होती है। इस ऑर्बिट की खास बात यह है, यह मतलब जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों ओर ही घूमेगा, जो भी सैटेलाइट होगा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। लेकिन खास बात यह है कि यह सन से मतलब सूर्य से सिंक्रोनस में होता है, मतलब सूर्य की ओर, सूर्य से और पृथ्वी के एक खास दिशा में होता है, मतलब सूर्य के एक खास दिशा में होता है, मतलब खास तरीके से उससे क्या होता है, रिलेशनशिप होता है सन के साथ। और वो साल भर में एक चक्कर लगाता है या पृथ्वी का सैटेलाइट जो भी सन सिंक्रोनस में होगा, और सन के साथ एक खास रिलेशनशिप में यह हमेशा बना रहता है। बस इतना ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो चंद्रयान सही पूछा गया ना, हाँ, सही उत्तर चुनना है इसमें हमको। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि चंद्रयान 1 के उपकरणों में से मिनरोलॉजी मैपर का डेटा चंद्र ध्रुवों पर हेमेटाइट की उपस्थिति का संकेत देता है। तो हाँ, बिल्कुल है, ये चंद्रयान 1 से रिलेटेड है, जो कि 2008 में हमने भेजा था पीएसएलवी के माध्यम से। तो उस पे ये जो मिनरोलॉजी मैपर भेजा गया था उस सैटेलाइट के साथ, तो उसने ध्रुवों पर हेमेटाइट की उपस्थिति के संकेत दिए हैं। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, चंद्रयान 1 में एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर है जिसका उपयोग विभिन्न नमूना स्थलों से खनिज संरचनाओं के मानचित्रण और विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो इसमें एक जो ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर भेजा गया था उसका उपयोग मैपिंग और एनालिसिस के लिए किया गया है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो तीसरा का जो है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन मतलब तीसरा वाला सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो मतलब आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ जो उसके मतलब जो पेलोड भेजे गए थे या जो उसमें कुछ मतलब यंत्र भेजे गए थे उससे रिलेटेड पूछ लिया था, है ना। तो 1 क्योंकि चंद्रयान 3 चर्चा में था, तो चंद्रयान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो चर्चा में है, तो ये भी इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। चंद्रयान 1 के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊं तो इंडिया का पहला जो है यह क्या था, मून का मिशन था, और 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया गया था। और जो कम्युनिकेशन जो लास्ट हुआ, जो डेट थी वह थी 29 अगस्त 2009, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि कब लॉन्च किया गया और पहला भारत का मून मिशन था। किस व्हीकल से, जो लॉन्च व्हीकल था वह कौन सा था, तो पहले भी मैंने बताया पीएसएलवी था, और उसमें C11 पीएसएलवी C11 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसमें कुछ व्याख्या इसकी देखते हैं क्या दिया है। हाँ, तो ये थोड़ा एक फैक्ट है इसमें, यह इसमें एक फैक्ट ये है कि ये जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था भारत, उसमें 11 वैज्ञानिक उपकरण थे, किसके, भारत के, अमेरिका के, ब्रिटेन के, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण क्या भेजे गए थे चंद्रयान 1 के साथ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनबीएफसी से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन, और उसमें हमको कौन सा चुनना है कि कौन सा कथन इसमें क्या है, सही है, एनबीएफसी से रिलेटेड, ठीक है। तो एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि एनबीएफसी या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत होते हैं। अब
पंजीकृत तो होते हैं लेकिन 1949 वाले के अंतर्गत नहीं होते हैं। ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत क्या होते हैं, पंजीकृत होते हैं। तो इस कारण से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनती हैं तथा स्वयं चेक जारी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो यह दूसरा स्टेटमेंट सही है कि यह चेक जारी नहीं कर सकते हैं। तो केवल दो, तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, दूसरा वाला होगा कि केवल दूसरा इसमें क्या है, सही है। एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ मैं आपको अगर फैक्ट्स बताऊं तो पहला फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि यह बैंकिंग लाइसेंस को होल्ड नहीं करते हैं। बैंकिंग लाइसेंस होल्ड नहीं करते हैं, जैसे कि अन्य बैंक के पास बैंकिंग लाइसेंस होता है, एनबीएफसी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। दूसरा, यह जनरल पब्लिक जो होता है, सामान्य जो लोग होते हैं, उनसे ये क्या करते हैं, डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हैं। तो ये दो फैक्ट तो ध्यान में ही रखिएगा, क्योंकि अगर यूपीएससी पीसीएस क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी बनाएंगे, क्या ये इनके पास बैंकिंग लाइसेंस होता है, तो नहीं होता है। डिपॉजिट्स जनरल पब्लिक से ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड है, ये सब एनपीएफसी के ही उदाहरण है, एनबीएफसी के। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1956 के तहत पंजीकृत होते हैं कंपनी अधिनियम के तहत। और यह फैक्ट भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जो भी एनबीएफसी में जमा करेंगे पैसा या जमा करता होते हैं, उनको न तो उनके डिपॉजिट्स पे इंश्योरेंस मिलेगा और न तो क्रेडिट गारंटी जो निगम है उसके द्वारा कोई भी मतलब जो इंश्योरेंस है उपलब्ध नहीं होगा। जनरली आप किसी भी बैंक में जो पैसा जमा करते हैं तो उसमें आपका मतलब पैसे का जो आप जमा किए रहते डिपॉजिट्स, उसका इंश्योरेंस रहता है, लेकिन एनबीएफसी में ऐसा कोई भी इंश्योरेंस नहीं रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। इसमें कौन सा क्या पूछा गया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और कौन सा सही है उस पर विचार करना है हमको। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि त्वरित ओपीडी पंजीकरण के लिए स्कैन और शेयर सेवा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित है। अगर आप हाल ही में किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए हो तो वहां पे आप देखेंगे कि पहले जो लाइन लगती थी मतलब नंबर लगवाने के लिए, कि आप पहले लाइन में खड़े हैं, फिर वहां जा रहे हैं, फिर आपका वो डिटेल नाम वाम पूछ के एक नंबर दे रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वहां पे बहुत सारा मतलब एक सिस्टम बनाए हैं डिजिटल का कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे स्कैनर लगा है, उससे स्कैन कीजिए और आपको एक टोकन जनरेट होगा तो नंबर बता के आप पर्ची निकलवा लीजिए। तो यही है उससे संबंधित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो जो आप देख रहे हैं। तो स्कैन और शेयर मतलब स्कैन कीजिए, अपना नंबर लगाइए, फिर आप ये जाके डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जिसको कहते हैं NHA, वह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी सही है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह क्या होने वाला है, तीसरा होने वाला है कि दोनों ही कथन क्या है, सही है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको जानना चाहिए। तो पहली बात यह जानिए इसमें कि एक जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी वो कब आई थी, 2017 में आई थी। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई, 2017 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई, 2017, 18, 19, 20। यूपी पीसीएस वाले ऐसे ही करते हैं या यूपी SSSC वाले। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा, 2017 में आई। अब जब यह हेल्थ पॉलिसी आई तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थी, उसने इस पॉलिसी के तहत एक कमेटी बनाई। ठीक है, और वह कमेटी किसके अध्यक्षता में बनाई, यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। जे सत्य नारायण। ठीक है, जे सत्यनारायण की अध्यक्षता में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक कमेटी बनाई, किसके तहत, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत। किसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, जो भी इसमें बातें कही गई हैं। तो इस कमेटी ने एक ब्लूप्रिंट दिया।
वह ब्लूप्रिंट का नाम क्या था? नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। ठीक है, कि मतलब कैसे जो है डिजिटली जो है हेल्थ फैसिलिटीज को अवेलेबल करा जाए, उससे संबंधित ब्लूप्रिंट दिया। अब इस ब्लूप्रिंट को जो मिशन मोड में इंप्लीमेंट करना था, उसके लिए जो है, उसके लिए बनाया गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चलाया गया। ठीक है, उसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चलाया गया, और यही जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चलाया गया उसी का ही परिवर्तित नाम है, यह क्या? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये ध्यान में रखना है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने कमेटी बनाई सत्यनारायण की अध्यक्षता में। उन्होंने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट दिया, और जिसको मिशन मोड में लागू करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चलाया गया, और उसी का परिवर्तित नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिमाग में रखना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यह ध्यान रखिए कि आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है ना, ये कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया 27 सितंबर 2021 में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान में रखना है, 27 सितंबर 2021। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात आई है किसकी? कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, यहाँ पे देखते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, तो देखिए ये पहले था नेशनल हेल्थ एजेंसी, पहले इसको नेशनल हेल्थ एजेंसी कहते थे। तो जो ये नेशनल हेल्थ एजेंसी था, इसकी स्थापना की गई थी मई 2018 में, मई 2018 में। फिर इसका नाम बदल दिया गया और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कर दिया गया। तो बस 2019 में ये काम किया गया, जनवरी 2019 में इसको अथॉरिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया। बस इतना ध्यान रखिए कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी 2019 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और एजेंसी के जगह पर अथॉरिटी कर दिया गया। तो यह क्या करती है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इसमें दिया है, ये व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसकी मतलब इसकी शुरुआत तो 2021 में हुई सितंबर में, लेकिन ये जो स्कैन और शेयर वाली सेवा है यह अक्टूबर 2022 में शुरू की गई। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसमें टेली मेडिसिन और यह नेशनल सेवाओं की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी संबंधित बातें जो है इसमें की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखना है, कौन सा पूछा है? सही नहीं है। ठीक है ना, छठवां का पूछा है, सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट दिया है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के लिए नोडल विभाग है। तो बिल्कुल सही है कि स्टार्टअप जो भी इकोसिस्टम है उसको नोडल कौन करता है? DPIIT करता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट स्टार्टअप किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाजार पूंजीकरण 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। तो ये यहाँ पे ये जो बाजार पूंजीकरण 1 अरब अमेरिकी डॉलर दिया है, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी यह निजी स्वामित्व फर्म तो होती है स्टार्टअप, लेकिन उसमें पूंजीकरण 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सही नहीं है यही पूछा है, तो दूसरा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। जैसे स्टार्टअप इंडिया जो है एक स्कीम थी, वह कब शुरू की गई थी? 16 जनवरी 2016 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, और एक फैक्ट याद ध्यान में रखिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, यह किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो यह जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, DPIIT। यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ जो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ है ना, इसका तो सही क्या होगा कि ये जो 1 अरब अमेरिकी डॉलर, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाली जो स्टार्टअप होती हैं उनके लिए एक टर्म है, उसको क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न कंपनियां उनको कहते हैं। तो यह भी ध्यान में रखें। ठीक है,
यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड है वो यही बता रहा है कि यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाजार पूंजीकरण 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। तो यूनिकॉर्न के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसका बाजार पूंजीकरण कितना होता है, $1 मिलियन, $1,000, $1 बिलियन। तो ध्यान में रखना है कि $1 बिलियन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। 7वां क्वेश्चन दिया है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो कथन सही है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए, इस योजना के तहत धनराशि अवधारणा के प्रमाण प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप विकास या उत्पाद परीक्षणों के सत्यापन के लिए दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले से थोड़ा बेसिक समझिए कि जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है ना, यह जो स्टार्टअप्स हैं, चूंकि स्टार्टअप्स जो हैं इंडिपेंडेंटली शुरू करते हैं, प्राइवेट लोग शुरू करते हैं, तो उनके पास शुरू शुरू में फंड की कमी होती है ना, कि भाई वो कुछ कोई इनोवेटिव उनका विचार है, उसके लिए उनको फंड कहाँ से मिलेगा। जानते हैं बैंकिंग सिस्टम में जल्दी फंड मतलब ऐसे ही आपको दे नहीं सकते, उसके लिए कुछ सिक्योरिटी की मदद होती है, सिक्योरिटी चाहिए होता है। तो इसमें क्या किया जाता है सीड फंड में कि ये उनके विचारों को जानते हैं, उनको समझते हैं और उसके लिए कुछ फंड प्रोवाइड करते हैं। तो वही दिया है कि मतलब अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर देते हैं या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट या अपने प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट का जो परीक्षण है उसके वेरीफाइंग के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्टार्टअप को किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता प्राप्त होती है जो SISF मतलब स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का लाभ उठाने के लिए भी पात्र है। यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में यह कहा गया है कि आपको किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार की योजना से 10 लाख से अधिक का फायदा नहीं मिल रहा हो, तभी आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। अगर मिल रहा है तो फिर उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ध्यान में रखना है कि नहीं प्राप्त होनी चाहिए तभी इसका फायदा मिलेगा। तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा सही है हमसे पूछा गया है, तो इसमें केवल एक सही है। ठीक है, अब एक कुछ फैक्ट आप जानिए कि स्टार्टअप इंडिया जो सीड फंड है, ठीक है ना, इसको शुरू कब किया गया है इस स्कीम को। तो इस स्कीम को शुरू किया गया है 16 जनवरी 2021 में। इसको क्या किया गया है, अनाउंस किया है पीएम जी ने हमारे। और यह जो है वह डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत यह जो स्कीम है कार्य कर रही है। ठीक है ना, तो 16 जनवरी 2021 में तो शुरू किया गया, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटेड वही दिया गया है कि यह एक बहुत ही प्रारंभिक निवेश है, किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए, है ना, मतलब स्टार्टअप्स अपना शुरुआत कर सके। और यहाँ पे वो क्लियर दिया हुआ है कि स्टार्टअप को किसी भी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए। मतलब आपको 10 लाख से अधिक अगर मिल रहा है तो इसके तहत लाभ नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो मिलेगा, सिंपल सी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, तो वही जो हम लोग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में बात किए थे ना, बस इसी का नाम है, इसी का परिवर्तित नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया, उसी का नाम बदल दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है, कौन सा सही नहीं है ये ध्यान रखिएगा, बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 प्रमुख विशेषताओं, मतलब इस मिशन के तहत, राष्ट्रीय डिजिटल मिशन के तहत 4 प्रमुख विशेषताओं, जिसमें हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाएगा, डिजिटल डॉक्टर, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के साथ लॉन्च किया जाएगा या लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल सही है कि इसमें आप स्कैन करते हो, एक ऐप डाउनलोड करते हो और उस ऐप पर आपकी सारी जानकारियां होगी, रिकॉर्ड होगा, आपका एक आईडी बन जाएगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा ही इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या सही है।
तो पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ना तो पहला सही नहीं है ना तो दूसरा सही नहीं, मतलब दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसका कुछ फैक्ट अगर देखें तो यहाँ पे वही दिया गया है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को जो मिनिस्ट्री है वह है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही है, हमको सही उत्तर का क्या करना है, इसमें चुनाव करना है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि निश्चय निक्षय पोषण योजना है ना का उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान करके हृदय रोग ध्यान में रखना है, हृदय रोग से पीड़ित लोग की सहायता करना है, बिल्कुल नहीं। निक्षय निक्षय यह शब्द ध्यान रखिए, इसमें से क्षय निकाल लीजिए। क्षय रोग मतलब टीबी, निश्चय मतलब टीबी को खत्म करना है। ठीक है। तो पहला कथन गलत है, या टीबी से रिलेटेड है, हृदय रोग से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, मरीजों की देखभाल के लिए जो आगे आने वाले लोगों और संस्थाओं को निक्षय मित्र कहा जाएगा, तो बिल्कुल सही है। मतलब जो भी टीबी से संबंधित रोगी हैं, उनकी देखभाल करने वाले लोग हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसको निक्षय मित्र कहा जाएगा। तो केवल एक स्टेटमेंट गलत है और हमको पूछा गया है कौन सा सही है, तो केवल दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ फैक्ट याद रखिए इसमें कि निश्चय योजना सबसे पहले प्रारंभ कब किया गया, तो प्रारंभ किया गया अप्रैल 2018 में। और इसमें पहले तो रोगी की पहचान करनी है कि कौन सा रोगी है जो टीबी से प्रभावित है, और अगर पता चल जाता है किसी भी व्यक्ति को तो उसको 500 रुपए प्रति माह, ध्यान रखिएगा, प्रति माह 500 रुपए उसको देना है, जिससे कि वह अपने खान पान पर ध्यान रख सके उस टीबी रोगी को। और साथ ही में भारत का जो टारगेट है टीबी को खत्म करने का, वो कौन सा है, 2025। तो 2025 तक टीबी को खत्म करना है, तो हमको यह ध्यान में रखना है। ठीक है। इससे संबंधित कुछ एक्सप्लेनेशन में देखें तो यहाँ पे ये एक रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, उसी के कारण ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। भारत टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, जिसमें देश भर में जो अनुसूचित मामले, मतलब जो भी रजिस्टर्ड मामले हैं, वो लगभग 2 मिलियन है, मतलब 20 लाख के आसपास लोगों का मतलब जो है अनुसूचित या मामले रजिस्टर्ड किए गए हैं, उनमें से केवल 62% को ही कम से कम एक भुगतान प्राप्त हुआ है। मतलब इसका यह है कि 62% लोग ही जो 20 लाख में से हैं, उनको कम से कम एक बार जो है 500 रुपए मिला। मतलब 38% लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन उनको एक बार भी 500 रुपए मिला ही नहीं है, जबकि इसमें प्रति महीने 500 मिलना है। तो अब यहाँ पे सोच सकते हैं कि या तो करप्शन हो रहा है या तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इन सब पे बात करनी चाहिए लोगों को, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन बात तो किसी और ही मुद्दे पर होती रहती है। तो यहाँ निक्षय मित्र जानते हैं आप, वही लोग जो इंस्टीट्यूशन या लोग जो क्या करते हैं, टीबी मरीजों की मदद करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई रजिस्ट्रेशन कम से कम जितने का है उतने को तो सही से फैसिलिटी मिले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में हम पता करें भाई कि कौन कौन टीबी से ग्रसित है और उसको मदद कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटिंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है उसके बारे में हमको बताना है। तो क्वांटम कंप्यूटर की शक्ति अधिक क्यूबिट के साथ तेजी से बढ़ती है। तो ठीक है, जितनी ज्यादा क्यूबिट होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी, है ना। जैसे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, है ना, कि कितने बिट्स पे काम कर रहे हैं, उस पे उनकी स्पीड तय होती है। दूसरा स्टेटमेंट, क्वांटम कंप्यूटिंग जानकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाइनरी अंक 0 और 1 का ही उपयोग करती हैं। तो यह भी सही है, इसको गलत नहीं मान लेना है, सही है। मतलब वो 0 1 का ही उपयोग करते हैं, बस इसमें अंतर यह होता है कि जो नॉर्मल जो डिजिटल कंप्यूटर है वो एक समय में या तो 0 होता है या तो एक समय में 1 पर काम करता है ना, 0 या 1। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर है, एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो बहुत, इसमें हमको पीएचडी नहीं करना है, बस इतना समझिए, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारे जो है दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा तीसरा, कि दोनों ही कथन क्या है, सही है। ठीक है। क्या क्या देख लेते हैं, कुछ अगर दिया है इसमें तो,
हाँ, इंपॉर्टेंट जो व्याख्या है यह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग उन सूचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो केवल दो स्टेट के, मतलब अलग अलग स्टेट के बजाय एक साथ कई स्टेज मौजूद हो सकते हैं। मतलब अलग अलग स्टेज 0 और 1 के बजाय एक साथ ही दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने योजना मैगजीन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो 10 क्वेश्चन भले हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन आप मान के चलिए कम से कम 50, अगर यूपी पीसीएस या यूपी या ट्रिपल एससी के हिसाब से देखेंगे तो 50 क्वेश्चन जो है फैक्ट्स के रूप में आपके सामने हम लोगों मतलब डिस्कस किया है हम लोगों ने। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक देखे हैं, रुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए ऐसे ही, क्योंकि ये गवर्नमेंट की मैगजीन है, ये गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाती है। तो जो भी अच्छे एग्जामिनर होते हैं वो सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं, और इनमें जो भी इशू होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन वो बना देते हैं, क्योंकि ये हर महीने सरकारी मैगजीन है, जारी की जाती है। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।